हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम चैप्टर। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, लेकिन उससे पहले मोटूलाल के क्लासरूम में चलते हैं। अरे दोस्तों, मैंने सुना है कि अमावस की रात को बहुत सारे भूत निकलते हैं। ओ भूपेंद्र, तारा भाई भूपेंद्र। अरे भाई मोटूलाल, ये अमावस की रात क्या हुए है? अमावस की रात मतलब वो वाली रात जब आसमान में चांद देखने को नहीं मिलता। मोटूलाल, ये अमावस की रात यानी कि वो वाली रात जब आसमान में चांद देखने को नहीं मिलता, तब बहुत सारे भूत बाहर निकल आते हैं। ज़रूर ये बात झूठी है। ज़रूर अमावस की रात के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न होगा। चलो मन्नू भैया से पूछते हैं। बिल्कुल सही कहा चीकू तुमने। अमावस की रात के पीछे साइंटिफिक रीज़न है। बहुत सारी मूवीज़ के अंदर अपने दोस्तों से, अंकल से, आंटियों से तुमने सुना होगा कि अमावस की रात को भूत बाहर आते हैं, काला जादू होता है अमावस की रात को। उन सारी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। देखो, जब हम मून की बात करते हैं तो रात को अगर हम लोग स्काई की तरफ देखें, आसमान में देखें, तो मून ही हमें सबसे ब्राइटेस्ट चीज़ देखने को मिलती है। बहुत सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हमें स्काई में देखने को मिलते हैं, इन सब को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें आसमान में देखने को मिलती है जैसे स्टार, प्लैनेट, मून और भी जो भी ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है उन्हें सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग मून की बात कर रहे हैं। तो मून को अगर आप हर दिन नोटिस करोगे तो हर दिन आपको डिफरेंट शेप मून की देखने को मिलेगी। किसी दिन आपको इस शेप का देखने को मिलेगा, किसी दिन इस शेप का, किसी दिन इस शेप का, और कभी कभी तो देखने को ही नहीं मिलता। तब कुछ इस तरीके का हो जाता है मून, फुल्ली कवर्ड, और कभी कभी आपको पूरा का पूरा मून देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि बार बार मून की शेप चेंज हो रही है, ऐसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग डिफरेंट फेजेस। मतलब मून के ये क्या बोलेंगे हम लोग, फेजेस। मतलब अलग अलग हमें शेप देखने को मिल रही है। मून का जो ब्राइट पार्ट है मून का, वो हमें अलग अलग देखने को मिल रहा है हर एक दिन। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मून के फेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये लड़की है, इसने क्या करा, इसने भी यही एक्सपेरिमेंट करा। आप भी कर सकते हो। घर पे क्या करो, एक नोटबुक ले लो और हर एक दिन आप मून को देखो और उसकी शेप को ड्रॉ करो। हर एक दिन आपको शेप डिफरेंट देखने को मिलेगी। जिस दिन आपको मून दिखे ही ना, उस दिन को हम बोलते हैं न्यू मून डे। जिस दिन आपको मून पूरा बढ़िया से दिख जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग फुल मून डे। इस दिन मून पूरा अच्छे से विजिबल होता है। क्रेसेंट मून, देखो क्रेसेंट मून कुछ इस तरीके का दिखता है। मतलब आधा ये कटा हुआ सा मून, आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है मून का, इसे ही बोलते हैं हम लोग क्रेसेंट मून। अच्छा, इंटरवल कितना होता है, मतलब कितना समय लगता है न्यू मून डे और फुल मून डे के बीच में, कितना टाइम का इंटरवल होता है? लगभग 15 डेज का इंटरवल होता है। तो मतलब हर 15 दिन में आपको न्यू मून डे अगर है तो आपको 15 दिन बाद फुल मून डे लगभग ऐसे ही देखने को मिलते रहते हैं। 15 डेज का इनका टाइम इंटरवल होता है। जो रोटेशन पीरियड और ऑर्बिटल पीरियड होता है मून का, वो लगभग सेम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 29 डेज होता है। और साथ ही में अगर हम लोग बात करें मून की, तो जो मून है वो जो चमकता है रात को, ये जो एक्चुअली में मून की शाइन है या चमक है, लाइट है मून की, ये मून खुद नहीं बनाता है। बड़ी सरप्राइजिंग बात है ये तो। बिल्कुल सही सुना तुमने, मून अपनी लाइट खुद नहीं बनाता। यहाँ पर है सन और ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ पर यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, यहाँ जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही, यहाँ पर मान लो हम लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं तो हमारे सामने मान लो ये मून है। अब मून के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो मून क्या करेगा, उस सूरज की रोशनी की वजह से लाइट अप हो जाएगा। वहाँ पर रोशनी पड़ेगी सूरज की मून के ऊपर तो मून लाइट अप हो जाएगा। जब हम इस अंधेरे वाले पार्ट से अर्थ के देखेंगे मून को, तो हमें कैसा दिखेगा कि मून चमक रहा है। तो ये है मून का राज। मून खुद की लाइट नहीं बनाता, बल्कि सूरज की ही लाइट को मून रिफ्लेक्ट करता है और हमें लगता है कि वाह, रात को चंदा मामा चमक रहे हैं। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स
और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। आखिरकार अगर हम मून के ऊपर जाएं तो मून दिखता कैसा है? लो आ गए हम लोग मून के ऊपर। अब यहाँ पर देखो मून का सरफेस। अब जो मून का सरफेस है वो बेयर है और डस्ट से पूरा कवर हो रखा है, डस्टी डस्ट है। अच्छा, जो मून का सरफेस है इसके ऊपर ये जो आपको कटोरे जैसी शेप की कुछ चीज़ें दिख रही हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग क्रेटर्स। बाउल शेप की कैविटीज़ होती हैं ये, मतलब कि ये गड्ढे होते हैं ऐसे बाउल शेप वाले, है ना, कटोरे जैसी शेप के लग रहा है ना, बाउल जैसी शेप के। अच्छा, मून के ऊपर हमें काफ़ी ऊंचे और लंबे खड़े, स्टीप मतलब कि ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए पहाड़ देखने को मिलते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, इतने ऊंचे पहाड़ होते हैं ये कि मतलब अर्थ के ऊपर भी अगर हम लोग देखेंगे टॉलेस्ट जो माउंटेन है, लगभग इतने इतने ऊंचे पहाड़ वहाँ पर होते हैं। मून के ऊपर पानी नहीं होता और ना ही एटमॉस्फेयर होता है। तो अगर आप मून पे रहने का प्लान कर रहे हो तो मून पे नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब ब्रीद नहीं कर सकते। अब सोचो, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब एयर भी नहीं होगी किसी टाइप की। जब एयर ही नहीं है तो साउंड कैसे ट्रैवल करेगी? साउंड ट्रैवल कर ही नहीं पाएगी। हमने पढ़ा ना क्लास 8 के साउंड चैप्टर में कि साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मून के ऊपर तो एयर है ही नहीं, तो फिर साउंड यहाँ पर हम लोग नहीं सुन सकते। अगर आसान भाषा में बोले तो साउंड हम लोग मून पर नहीं सुन सकते। अगर आप मून पे चले जाते हो, अपने दोस्त से बातचीत करने की कोशिश करते हो कि हेलो दोस्त कैसे हो, बात नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मून के बाद स्टार्स की। अगर हम लोग रात को आसमान में देखें तो मून के बाद कोई और चीज़ जो चमकती हुई दिखती है वो है स्टार्स। आखिरकार ये स्टार्स क्या चीज़ होते हैं? अगर स्टार्स की बात करी जाए तो जो स्टार्स हैं वो खुद की लाइट बनाते हैं। बिल्कुल सही, मून क्या कर रहा था? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन स्टार्स क्या करते हैं? इनके पास खुद की लाइट होती है। अच्छा, स्टार्स हमें देखने में बहुत छोटे लगते हैं क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर होते हैं। एक्चुअली में कुछ स्टार तो मून से भी बहुत गुना बड़े होते हैं, अर्थ से भी बहुत गुना बड़े होते हैं। अच्छा, अगर हम सन को देखें तो सन हमें देखने में कैसा लगता है? बहुत बड़ा, बट एक्चुअली में सन भी एक स्टार ही है और सन जो है वो अर्थ से काफ़ी नज़दीक है, इस वजह से हमें वो देखने में बहुत बड़ा लगता है कंपेयर टू अदर स्टार्स। जो और स्टार्स हैं वो भी सन की तरह ही बड़े बड़े होते हैं। डे टाइम के अंदर जो स्टार्स हैं वो विजिबल इस वजह से नहीं होते क्योंकि सूरज की रोशनी आ रही होती है, सनलाइट आ रही होती है। तो दिन में आपको तारे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सूरज की रोशनी आ रही होती है ना। जो स्टार्स हैं वो हमें कैसे दिखते हैं मूव होते हुए? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन क्या स्टार्स मूव कर रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं, स्टार्स उसी जगह पर होते हैं। अर्थ के मूव करने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स भी मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली में स्टार्स वहीं पर रहते हैं। अब आप क्लास 10th के अंदर भी पढ़ोगे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात स्टार्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो, अभी 8th में हो, 10th में पढ़ोगे तो सोचो कितना टाइम है। अब देखो जो स्टार्स है ना, उनमें से एक इंटरेस्टिंग स्टार है जिसका नाम है पोल स्टार। आप इसको किसी भी समय देखो, ये आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? ये क्यों नहीं मूव हो रहा? जबकि अर्थ तो रोटेट करती रहती है कंटिन्यूसली, तो ये क्यों नहीं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा? क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ के एक्सिस पे प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट ऑन द रोटेशनल एक्सिस ओवर द नॉर्थ पोल। इस वजह से ये हमें कैसा दिखता है? ये मूव नहीं करता हुआ दिखता है कि एक ही जगह पर टिका हुआ है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस की। व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस? कॉन्स्टिलेशन क्या चीज़ें होती हैं? क्या आपने कभी आसमान के अंदर तारों को नोटिस करा है? नोटिस करा होगा तो आपने अपने दिमाग के अंदर कुछ शेप्स भी बनाई होंगी। अब ये जो शेप्स होती है ना, इन्हें ही हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं और उनसे हम कुछ इमेजिनरी शेप बना लेते हैं। जैसे कि ये एक शेप है, बियर जैसी शेप बना ली तो इसको बोल दिया हमने ग्रेट बियर। ठीक है, अब ये ओरियन जैसी शेप है तो इसको ओरियन बोल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैसोपिया, तो इसको कैसोपिया बोल दिया। लियो मेजर बोल दिया हमने इसे क्योंकि शेर जैसी शेप लग रही है हमें, है ना। तो इस तरीके से हमने अपने दिमाग के अंदर
इमेजिन कर ली शेप्स। अब बात करते हैं उर्सा मेजर की। उर्सा मेजर को बिग डिपर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि ये कैसा लगता है, एक बड़े से चम्मच जैसा लगता है ना। देखो कुछ ऐसा ही लग रहा ना, लड़की ने चम्मच पकड़ ली, चम्मच जैसा है ना। तो उर्सा मेजर को सप्त ऋषि के नाम से भी जाना जाता है और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन है समर का। मतलब गर्मी के समय इस कॉन्स्टिलेशन को आप बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं ओरियन की, जो कि हंटर जैसा लगता है, एक हंटर जैसा है ना। ये भी एक बहुत फेमस कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम लोग विंटर के समय लेट नाइट में बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। अब आई होप आपको पता चल गया होगा कॉन्स्टिलेशन के बारे में। ये कुछ इमेजिनरी शेप्स हैं जो हम लोगों ने बनाई हैं स्टार्स को लेकर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पूरे सोलर सिस्टम की। अगर पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमारे कितने प्लैनेट्स आते हैं, फटाफट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे तो 8 कैसे हो गए? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि 9th कौन सा प्लैनेट था जिसे अब हमारे सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया है। भैया मुझे आपके सवाल का जवाब पता है, लेकिन मैं आंसर नहीं करूंगा। ठीक है, बच्चों को करने दो कमेंट में आंसर। हाँ, जब किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता तब लोग ऐसे ही बोलते हैं। देखो जो सोलर सिस्टम है ना, इसका मतलब क्या है? देखो सोलर सिस्टम के अंदर हमारा सन आता है और बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं। मतलब जैसे कि जो भी प्लैनेट्स हो गए, ये सारी चीज़, जो भी मून्स हो गए, ये सब आते हैं। ये सब चीज़ें क्या कर रही होती हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, सन के अराउंड घूम रही होती हैं। देखो कुछ इस तरीके से ही तो है हमारा सोलर सिस्टम। सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। जो सन है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक स्टार है हमारे अर्थ के। मतलब अगर हम अर्थ के नज़दीक देखेंगे कौन कौन से स्टार्स हैं तो उसमें सबसे नज़दीक हमें सन ही देखने को मिलता है। ठीक है, और हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इसके अंदर प्लैनेट्स तो आते ही हैं, साथ में कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मिटियोर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन भैया एक बात मुझे कभी भी समझ नहीं आई कि सारे प्लैनेट्स सन के ही चारों तरफ क्यों घूमते हैं, किसी और चीज़ के चारों तरफ क्यों नहीं घूमते? मान लो अर्थ के चारों तरफ क्यों नहीं घूमते? इस सवाल का जवाब तुम्हें 9th क्लास में ज़रूर मिलेगा, बट यहाँ पर भी मैं तुम्हें आंसर कर देता हूँ कि एक्चुअली में ड्यू टू ग्रेविटी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब क्या करते हैं, वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में एग्जैक्ट आंसर आपको 9th क्लास में ही मिल पाएगा। तो ग्रेविटी की वजह से ही जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। देखो स्टार्स जो हैं उनके पास खुद की लाइट होती है और वो रात को चमकते हैं, ये चीज़ तो हमें पता है। बट प्लैनेट नहीं चमकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट भी नहीं होती। प्लैनेट ज़्यादातर जितने भी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है वो सन के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप ध्यान देना है कि मेरे पास बॉल आ गई है। इस बॉल को मैंने ऐसे घुमाया, मान लो ये सन है। ठीक है, अब यहाँ से इस बॉल ने घूमना चालू करा तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या हो रहा है? ये 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 रिवॉल्यूशन। ये 1 रिवॉल्यूशन मतलब वापस इस जगह पर लौट कर आ गई, इसको क्या बोला? 1 रिवॉल्यूशन। और जितना समय इसको इस जगह पर वापस आने में लगा इसे ही बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल पीरियड। तो एक प्लैनेट जब घूमता है सन के ओर तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन। जितना एक प्लैनेट को 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है समय, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल पीरियड। ठीक है, अच्छा, अब एक जो प्लैनेट है ना वो जब सन के चारों तरफ घूम रहा है तब वो खुद भी रोटेट कर रहा होता है। क्या? खुद भी रोटेट कर रहा होता है। तो जब एक रोटेशन, मान लो यहाँ से इसने घूमना चालू करा, अब यहाँ से इसने घूमना चालू करा इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे रोटेट करके ये वापस आने में इसको जितना टाइम लगेगा इसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल टाइम। अच्छा, इन प्लैनेट्स के चारों तरफ भी और कुछ चीज़ें घूमती हैं। जैसे हम अगर अर्थ की बात करें, अर्थ एक प्लैनेट है जिसके चारों तरफ क्या घूमता है? मून। तो उन्हें बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट्स। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स। बट कैसी सैटेलाइट्स होती हैं? ये नेचुरल सैटेलाइट होती हैं क्योंकि इन्हें इंसान कंट्रोल नहीं कर रहे। ठीक है, इंसानों ने कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बना ली हैं जो कि हम स्पेस में भेज पाए हैं। क्लियर हो गया आपको सारी बात प्लैनेट्स के बारे में? तो ये हमारा अर्थ प्लैनेट था। इसको एक जगह से दूसरी जगह आने में जितना समय लगा उसे बोलते हैं ऑर्बिटल पीरियड। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग 1 रिवॉल्यूशन भी। अच्छा,
ये एक जगह पे रुका हुआ है, इसने एक कंप्लीट अपना रोटेशन ले लिया, इसको बोलेंगे हम लोग 1 रोटेशन इसने ले लिया। अब जितना समय इसको लगा 1 रोटेशन लेने में, इसको बोलेंगे रोटेशन का टाइम, ठीक है। अब अर्थ के चारों तरफ मून भी घूमता रहता है, तो इसे बोलेंगे हम लोग सैटेलाइट, अर्थ का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इनर प्लैनेट्स की। इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? अरे यार भैया, फिर से पढ़ाई को इतना मुश्किल कर दिया। ये इनर और आउटर प्लैनेट बनाने की क्या ज़रूरत थी? अरे इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये तुम्हें डायग्राम दिख रहा है ना सोलर सिस्टम का, इसके अंदर ये जो तुम्हें पूरी बेल्ट दिख रही है, एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि एक बेल्ट की फॉर्म में यहाँ पर घूमते रहते हैं। अच्छा, ये किसके बीच में है? जुपिटर और मार्स के बीच में। तो इस बेल्ट के जो भी इस तरफ वाले प्लैनेट्स हो जाते हैं, जैसे मार्स, अर्थ, वीनस और मरकरी, ये सब क्या कहलाते हैं? इनर प्लैनेट। और जो भी इस बेल्ट के बाहर वाले प्लैनेट्स हो जाते हैं, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। अच्छा, इनर और आउटर प्लैनेट्स में कुछ और भी फर्क होते हैं, जैसे कि जो इनर प्लैनेट्स होते हैं इनका साइज काफ़ी छोटा होता है कंपेयर टू आउटर प्लैनेट्स। देखो ये आउटर प्लैनेट्स कितने बड़े बड़े हैं, ठीक है। चलो समझते हैं इनर प्लैनेट्स के बारे में। तो इनर प्लैनेट्स के अंदर जो सबसे पहला प्लैनेट है वो है हमारा मरकरी। इट इज़ ऑल्सो क्लोजेस्ट टू द सन, सन के सबसे नज़दीक है। अच्छा, इस मरकरी को हम कब देख सकते हैं? मरकरी प्लैनेट को हम लोग अर्थ से देख सकते हैं जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट। मरकरी की कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि मरकरी का कोई भी मून नहीं है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस जो है वो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ के। देखो मरकरी के बाद नेक्स्ट कौन सा है? वीनस। और सबसे नज़दीक अर्थ के कौन सा प्लैनेट होगा? वीनस। वीनस अर्थ के सबसे नज़दीक प्लैनेट है और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। अगर हम रात को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चमकता वीनस ही है। ईस्टर्न स्काई के अंदर बिफोर सनराइज इजीली विजिबल होता है वीनस। हम इसको आसानी से टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। आजकल तो फ़ोन के अंदर भी कुछ टेलीस्कोप्स कनेक्ट हो जाते हैं, उससे आप देख सकते हो। और वेस्टर्न स्काई के अंदर आप देख सकते हो आफ्टर सनसेट। इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों नाम से ये जाना जाता है। इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मतलब इसका कोई भी खुद का मून नहीं है। ये रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द सनराइज वेस्ट ऑन वीनस। तो वीनस के ऊपर सनराइज कहाँ से होता है? वेस्ट से होता है। अब बात करते हैं अर्थ की। तो अब वीनस के बाद जो नेक्स्ट हमारा इनर प्लैनेट है वो कौन सा है? अर्थ, जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो अर्थ क्या है? अर्थ जो है वो कंटेन करता है 75% ऑफ वाटर। ब्लू कलर का होता है अगर हम स्पेस से अर्थ को देखें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अर्थ के बारे में, वो आप जानते ही होंगे, बट मेन यही चीज़ है जिसको हमें समझना है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट जो अर्थ के बाद आता है वो है मार्स। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। अच्छा, इसको रेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लुक्स रेड, रेड कलर का ये दिखता है। अब इसके बाद देखो, मार्स के बाद ये पूरी एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है। अब इसके बाद में कौन सा प्लैनेट है मार्स के बाद? जुपिटर। तो जुपिटर कौन से प्लैनेट के अंदर आता है? आउटर प्लैनेट में। ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अगर आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, बता देना है आपको, इट इज जुपिटर। ये रोटेट करता है एट इट्स एक्सिस वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करता है और इसकी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। अच्छा, अगर आप में से किसी बच्चे को पता है कि जुपिटर की कितनी सैटेलाइट्स होती हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बहुत सारी सैटेलाइट्स होती है, मतलब इसके बहुत सारे मून्स होते हैं। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न क्या है? सैटर्न को अगर आप देखोगे ध्यान से, ये देखो, तो इसके आसपास ऐसी रिंग बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक रिंग बनी हुई है जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है, मतलब आसानी से हम लोग इसे देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सैटर्न के पास भी है, मतलब बहुत सारे सैटर्न के पास भी खुद के मून हैं। इसकी जो डेंसिटी है इट इज़ लेस देन वाटर, मतलब ये क्या है? वाटर से भी कम डेंस है। अब इस डेंसिटी का मतलब क्या होता है 9th क्लास में आप समझ जाओगे, बट इट इज़ इवन लेस डेंसर देन वाटर। और ये क्या है? ये सबसे लीस्ट अमंग द प्लैनेट्स है, मतलब सबसे कम इसकी डेंसिटी देखी जाती है। इट इज डेंसिटी इज लेस देन द वाटर एंड इज द लीस्ट अमंग द प्लैनेट्स। यूरेनस एंड नेपच्यून। देखो यूरेनस और नेपच्यून नेक्स्ट हमारे प्लैनेट्स है।
इनके बारे में इकट्ठा ही हमें एक्सप्लेन कर दिया है। इनके पास दोनों के पास रिंग्स होती हैं। यूरेनस जो होता है इट इज़ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अपीयर्स टू बी ओवरटर्न्ड। देखने में ये कैसा लगता है, ओवरटर्न्ड, ठीक है। और ये क्या वीनस और यूरेनस की तरह ये भी रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब यहाँ पर हमने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स की बात कर ली, मून्स के बारे में समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, और जो भी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हैं उनके बारे में। सबसे पहले एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे जो पत्थर जैसी चीज़ आपको दिख रही है ना, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट जो कि इधर से उधर घूमते रहते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग, जो छोटे छोटे पत्थर हमारे सोलर सिस्टम में, एस्ट्रॉइड्स। अब देखो यहाँ पर आपको जुपिटर और मार्स के बीच में बहुत सारी ऐसी एस्ट्रॉइड की बेल्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स क्या होते हैं, हाईली एलिप्टिकल ऑब्जेक्ट। मतलब आप जब भी कॉमेट्स को नोटिस करोगे तो ये बड़े ही ज़ोर से चमक रहे होंगे। इनका जो सर है, मतलब ये जो आप हेड देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। और लॉन्ग गैशियस टेल इनकी होती है, मतलब ये जो पीछे आप पूंछ टाइप देख रहे हो इनकी, काफ़ी ज़्यादा ये गैसेस से बनी होती है। द टेल ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। सन से अवे ही ये टेल पॉइंट कर रही होती है, मतलब सन से दूर जा रही होती है। कॉमेट हेली जो है वो हमें देखने को मिलता है इन एवरी 76 ईयर्स, मतलब हर 76 ईयर्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब कोई भी इंसान हेली कॉमेट को ज़िंदगी में एक बार ही देख सकता है, क्योंकि ह्यूमंस लगभग इतने ही टाइम जिंदा रहते हैं। मीटियोर्स एंड मीटियोरॉइड। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस के अंदर घूम रहा है, जैसे कोई भी पत्थर वगैरह स्पेस के अंदर घूम रहा है, ठीक है, गलती से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाए, मतलब अर्थ के थोड़ा एटमॉस्फेयर के नज़दीक आ जाए, तो उसको जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपको पता है कि अर्थ के पास ग्रेविटी वाली फोर्स है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो ज़ोर से अट्रैक्ट करने लग जाएगी। तो वो ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ आ रहा होगा तो वो कुछ इस तरीके से फायर कैच कर लेगा, देखो कुछ इस तरीके से आग पकड़ लेगा, और जब अर्थ के अंदर एंटर करेगा तो हमें जलती हुई ऐसा लगेगा कोई चीज़ अर्थ की तरफ आ रही है। एक लार्ज मेटियोर जो था वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है और उसे ही हम लोग बोलते हैं मेटियोराइट, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट नाम से ही पता चल रहा है, आर्टिफिशियल मतलब इन्हें इंसानों ने बनाया है। सैटेलाइट्स के बारे में हम देख चुके हैं, वो चीज़ें जो अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं। अब इनको क्यों इंसान बना रहे हैं और अर्थ के अराउंड इन्हें रिवॉल्व क्यों करवा रहे हैं, पता है क्यों? जिससे कि हम लोग वेदर पता कर सकें कि क्या वेदर होने वाला है किसी जगह का। अगर हमें किसी जगह के बारे में पता लगाना है, उसका मैप वगैरह देखना है, देखते ना हम लोग फ़ोन के अंदर निकाल कर मैप, तो वो चीज़ों का मैप आपने देखा है वो कैसे बनता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेल्प से। अगर हमें बात करनी है, हेलो हेलो, ये बात करने के लिए भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है किसकी, इन सैटेलाइट्स की। आपने सुना होगा कि सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं, उनके इस्तेमाल से हम लोग बात कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंसान इसलिए बनाते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। अब यहीं पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। इस चैप्टर को ख़त्म होने के साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है और एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी देना है। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, बुक के अंदर देखोगे तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट सा दे रखा है, वन लाइन की डेफिनेशंस दे रखी हैं मैंने, काफ़ी इजी डेफिनेशंस है। तो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या शाउट आउट चाहिए, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बनना है। नोट्स तो आपको समझ में आ गया, जिनसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, आप मेंबरशिप, जैसे ही आप मेंबरशिप परचेज करोगे वैसे ही आपको कम्युनिटी टैब में नोट्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, सर सैम्पल पेपर क्या चीज़ होते हैं? देखो इस चैप्टर के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चंस तो हमारी बुक के पीछे भी दिए होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो टीचर्स अब आपको एग्जाम में नहीं देते। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, चैप्टर के बीच से क्वेश्चन देते हैं। तो वो जो चैप्टर के बीच वाले क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने सैम्पल पेपर में डाले हुए हैं। साथ ही में आपको शॉर्ट आउट भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बनना है, अगर आपको ये तीनों चीज़ें चाहिए जो कि काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं आपके एग्ज़ाम। तो फटाफट इस वीडियो को आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।
चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, चलो शेयर करो फटाफट अपने स्कूल के ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, जिससे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मनु से ज्ञान लेते रहो।